हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। जैसा कि आपने कल देखा, हमने चैप्टर थर्ड जिसका नाम था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके 10 क्वेश्चन किए थे। और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर थर्ड का 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन है, पहला कथन है, ऐस तरंगें जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार एवं गर्त बनाती हैं। दूसरा है, ऐस तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। तीसरा है, पी तरंगों का छाया क्षेत्र पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। उपरोक्त में से कौन सा असत्य है? इसमें से असत्य बताना है। ए केवल 2, बी केवल 1, सी केवल 3, डी सभी। तो इस असत्य कौन सा हो जाएगा? ऐस तरंगें जिस पदार्थ से गुजरती हैं उस पदार्थ में उभार एवं गर्त बनाती हैं, ये बिल्कुल सही है। ऐस तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। पी तरंगों का छाया क्षेत्र पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है, ये गलत है। यहाँ पी तरंगे नहीं आएगा, यहाँ आएगा ऐस तरंगे। ऐस तरंगों का छाया क्षेत्र 40% से भी अधिक है। तो असत्य कौन सा हो जाएगा? तीसरा। इसके अकॉर्डिंग असत्य कौन सा जाएगा? सी, ऑप्शन सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। पी तरंगों का छाया क्षेत्र, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। पी तरंगों का छाया क्षेत्र पूछे तो कितना है? 105 से 145 के बीच में। कहीं कहीं इसको 103 से 143 भी लिखा हुआ होता है। और एस तरंगों का छाया क्षेत्र इसी तरह से 145 से 145 के डिग्री के बीच में, और कभी कहीं कहीं 143 डिग्री से 143 डिग्री के बीच में भी लिखा हुआ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भूकंप सर्वाधिक आते हैं? विवर्तनिक भूकंप, नियात भूकंप, ज्वालामुखी जन्य भूकंप या विस्फोटक भूकंप? तो सर्वाधिक भूकंप कौन से आते हैं? टेक्टोनिक अर्थक्वेक जो होता है वो सर्वाधिक आता है। विवर्तनिक भूकंप ये प्लेटों के टकराने से आते हैं। और नियात भूकंप उन क्षेत्रों में आता है जहाँ खनन क्षेत्र सर्वाधिक होता है। तो जो भूमिगत खनन होता है तो उनकी छत ढह जाने से भूमि में कंपन होता है, वो होता है नियात भूकंप। ज्वालामुखी विस्फोट होने से भूकंप आते हैं। और विस्फोटक भूकंप जहाँ पर परमाणु और रासायनिक विस्फोट होते हैं वहाँ आते हैं विस्फोटक भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता अथवा आघात की तीव्रता को मापा जाता है। किससे मापा जाता है इनकी तीव्रता को? रिएक्टर स्केल से, मर्केली स्केल से, ए और बी दोनों, या सिस्मोग्राफ से? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, रिएक्टर स्केल भी सही है, मर्केली स्केल भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। सुनामी क्या है? जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधस्तर पर हो, यानी जब भूकंप कहाँ आए? समुद्र के बीच में, समुद्र में कहीं भी, मतलब ठीक है, तो वहाँ पे जो लहरें उठती हैं उन्हीं को सुनामी कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, सुनामी भूकंप नहीं है, मतलब यह अपने आप में क्या है? एक लहर है। मतलब जो समुद्र में लहरें उठती हैं उन्हीं को सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में, भूपर्पटी पृथ्वी का सबसे भारी व बहुत ही कठोर भाग है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों में महासागरों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे चट्टानें बेसाल्ट से निर्मित हैं। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में भूपर्पटी की मोटाई सबसे अधिक पाई जाती है। उपरोक्त में से कौन सत्य है? इनमें से कौन सा सत्य है? तो उपरोक्त में से कौन सा सत्य है? यहाँ सत्य नहीं, यहाँ आएगा असत्य। कौन सा असत्य है? एक है, भूपर्पटी पृथ्वी का सबसे भारी व बहुत ही ठोस भाग है, ये गलत है। सबसे भारी तो है क्रस्ट, मतलब भूपर्पटी को ही क्रस्ट कहा जाता है। ये पृथ्वी का सबसे भारी है लेकिन बहुत ठोस भाग नहीं है, ये भंगुर भाग है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों में महासागरों की तुलना में कम है, ये भी गलत है। कम नहीं है, यहाँ ज़्यादा है।
महाद्वीपों की जो क्रस्ट होती है वो महासागरों की तुलना में अधिक मोटी होती है। महासागरों के नीचे चट्टानें बेसाल्ट से निर्मित होती हैं, ये सही है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में भूपर्पट्टी की मोटाई सबसे अधिक पाई जाती है, ये भी सही है। तो ये सत्य ना करके यहाँ असत्य करना है, और असत्य कौन कौन सा हो जाएगा, 1 और 2। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। जैसे तीसरा पॉइंट है कि महासागरों के नीचे बेसाल्ट से निर्मित होती हैं, तो इसी तरह से होता है कि महाद्वीपों के नीचे की जो भूपर्पट्टी है वो महाद्वीपों की जो भूपर्पट्टी है वो ग्रेनाइट से निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। जैसे कि हमने देखा पीछे कि महाद्वीपों की क्रस्ट महासागरों से कम होती है, वो गलत था। महासागरों के नीचे भूपर्पट्टी यहाँ भी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। महासागरों के नीचे भूपर्पट्टी की मोटाई 30 किलोमीटर है, नहीं, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर है। महाद्वीपों के नीचे भूपर्पट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर है, ये हो जाएगा 30 किलोमीटर है, ये उल्टा लिखा गया। तो महासागरों के नीचे भूपर्पट्टी की मोटाई कितनी है, 5 किलोमीटर, और महाद्वीपों के नीचे भूपर्पट्टी की मोटाई कितनी है, 30 किलोमीटर। इसी प्रकार से हिमालयी पर्वत श्रृंखला के नीचे भूपर्पट्टी की मोटाई है 70 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, मेंटल मोह असांतत्य से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। 2, मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। 3, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जीवाश्म धरातल पर पहुंच, जीवाश्म नहीं आएगा, यहाँ आएगा लावा। लावा धरातल पर पहुंचता है, उसका मुख्य स्रोत क्रस्ट है। 4 है, भूपर्पट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर दुर्बलता मंडल कहलाता है। ये पूछ रहा है कि उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है। सत्य कथन देखते हैं। मेंटल मोह असांतत्य से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है, ये भी सही बात है, जो कि लगभग 400 किलोमीटर तक होता है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान लावा धरातल पर आता है, उसका मुख्य स्रोत क्रस्ट नहीं होता, इसका मुख्य स्रोत मेंटल ही होता है, और उसमें भी दुर्बलता मंडल आएगा। भूपर्पट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर दुर्बलता मंडल कहलाता है, ये भी गलत है, दुर्बलता मंडल नहीं आएगा, यहाँ आएगा स्थल मंडल कहलाता है। तो 2 और 3 गलत हो जाएगा, 1 और 2, कथन 1 और 2 सत्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। स्थल मंडल, भूपर्पट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है, और इसकी मोटाई कितनी होती है, 10 से 200 किलोमीटर तक, यानी क्रस्ट से, पृथ्वी की धरातल से लेकर और जो अपर मेंटल होता है वहाँ तक कुल मिलाकर 200 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है स्थल मंडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भूकंप तरंगे पदार्थ में संकुचन व फैलाव लाती हैं। यहाँ आ जाएगा पदार्थ, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन ए पी तरंगे, बी एस तरंगे, ऑप्शन सी धरातलीय तरंगे, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पदार्थों में कंपन और फैलाव लाती हैं वो कौन सी चट्टानें हैं, पी तरंगे। पी तरंगों को क्या कहा जाता है, प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है, और इनकी प्रकृति कैसी होती है, ध्वनि के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार के साथ जो गैस भूगर्भ में नहीं निकलती वह है। मतलब जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसके साथ बहुत सारी गैसें बाहर निकलती हैं, और जो भूगर्भ से नहीं निकलती, इनमें से कौन सी गैस है जो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान नहीं निकलती है। ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी क्लोरीन, डी ऑर्गन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन इससे नहीं निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है, क्लोरीन निकलती है, ऑर्गन निकलती है, और क्या क्या चीज़ें निकलती हैं ज्वालामुखी उद्गार से, और भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं।
वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है यहाँ पर। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान तरल चट्टानी पदार्थ स्थल मंडल से निकलकर धरातल पर पहुँचता है। तरल चट्टानी पदार्थ जब मेंटल के ऊपरी भाग में आता है तो इसे मैग्मा कहा जाता है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन व सल्फर के यौगिक बाहर निकलते हैं। तो इसमें से असत्य कौन सा हो जाएगा? केवल ए, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान तरल चट्टानी पदार्थ स्थल मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। ये गलत है, ये स्थल मंडल नहीं आएगा, यहाँ आएगा दुर्बलता मंडल। तो ये गलत हो जाएगा। तरल चट्टानी पदार्थ जब मेंटल के ऊपरी भाग में होता है तो इसे मैग्मा कहा जाता है। ये सही है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन व सल्फर के यौगिक निकलते हैं। ये भी सही है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? केवल एक। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसमें? ए, केवल एक। इसी से रिलेटेड नोट के रूप में मैंने कुछ डाला है कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान कौन कौन सी गैसें और क्या क्या चीज़ें बाहर निकलती हैं। इसमें निकलेगा ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण और कुछ गैसें भी निकलती हैं, जैसे नाइट्रोजन के यौगिक हैं, सल्फर के यौगिक हैं, कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस भी ज्वालामुखी उद्गार में बाहर निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सील्ड ज्वालामुखी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए, बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर सभी ज्वालामुखी में सबसे विशाल ज्वालामुखी है। सील्ड ज्वालामुखी के बारे में बताना है यहाँ पे कि सील्ड ज्वालामुखी है जो बेसाल्ट प्रवाह है उसको छोड़कर जितने भी पृथ्वी पर ज्वालामुखी हैं उनमें सबसे विशाल है। बी है, हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसी ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। सी है, ये बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। डी है, ये ज्वालामुखी अधि विस्फोटक होते हैं। तो सील्ड ज्वालामुखी कैसे होते हैं? इनमें सिलिका की मात्रा कम होती है। तो जिनमें सिलिका की मात्रा कम होती है वो क्या होते हैं? कम विस्फोटक होते हैं और एक शांत उद्गार के साथ उनका विस्फोट होता रहता है। तो ऑप्शन ए होगा, बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर सभी ज्वालामुखियों में सबसे विशाल ज्वालामुखी है। ये सही है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसी ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ये भी सही है। ये बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडा होने से बनते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ये ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होते हैं। ये गलत है, ये अधिक विस्फोटक नहीं होते, ये कम विस्फोटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित ज्वालामुखियों में जिस प्रकार का लावा उद्गार होता है वह है ऑप्शन ए, ठंडा और शांत लावा, बी, गर्म व पतला लावा, केवल गैसें निकलती हैं, डी, केवल राख निकलती है। तो जो मिश्रित ज्वालामुखी होते हैं वो बहुत अधिक विस्फोटक होते हैं क्योंकि इनमें सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो जिनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है वो अधिक गाढ़े और चिपचिपे होते हैं और गाढ़े और चिपचिपे होने के कारण ही वो बहुत ज़्यादा विस्फोट के साथ विस्फोटित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है यहीं पे, और इसके और भी क्वेश्चन हैं जो हम कल की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।